दोस्तों, अगर आप सेकंड ग्रेड एग्जाम देने वाले हैं तो 90% फेलियर जो गलती करते हैं वो आप मत करना। और वो गलती है दोस्तों, पुराने पेपर को हल्के में लेना। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम ओल्ड पेपर डिकोड करेंगे और देखेंगे कि आरपीएससी बार-बार क्या पूछ रही है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना वक्त गवाए। आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। और आज अपन करने वाले हैं वो पेपर दोस्तों, जो 31/10/2018 को हुआ था, ग्रुप बी का। इससे पहले की क्वेश्चन पेपर अपन सोल्व कर चुके हैं। इसमें अपन करेंगे दोस्तों जीके के और साइकोलॉजी के सभी क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर, कमर, भुजा, पैरों पर। तो ये सिर पे पहना जाता है दोस्तों मेमंद आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि विजयदान देथा का संबंध है किससे है? तो लोक साहित्य से। अपन डायरेक्ट आंसर ही कर लेते हैं दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इन्होंने कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो ये चौहानों की जानकारी देता है दोस्तों, बिजोलिया अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। भील सेना के कमांडर थे राणा पुंजा दोस्तों, कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक राव चंद्रसेन को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों अपना कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो वो स्थल है दोस्तों आहड़। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर पूछा था कि बीकानेर के महाराजा रायसिंह गद्दी पर कब बैठे? तो महाराजा रायसिंह गद्दी पे बैठे थे 1574 ईस्वी को। फिर आता है, और अगर ऑप्शन वाइज भी करने हैं, ऑप्शन भी करने हैं तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में अपन ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो फिर है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो ये है 10.41%। 10.41% जो क्षेत्रफल है वो आता है राजस्थान का। फिर क्वेश्चन आया है दोस्तों कि इसमें एक तरफ नदी दी हुई है और एक तरफ इसमें सहायक नदी दी हुई है, सुमेलित नहीं है वो पूछा है। तो सुमेलित नहीं है, इसमें गंभीरी जो है वो मेसवा, ये सुमेलित नहीं माना गया है, ये इसका आंसर है। जबकि माही जाखम ये सही है। काली सिंध की परवन सहायक है, ये भी है। और साबरमती की माजम नदी सहायक नदी है, ये भी इसमें सही है दोस्तों। फिर आता है कि राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो ये है जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में वाष्प उत्सर्जन जो है वो वार्षिक दर सबसे ज्यादा मानी गई है। फिर आता है कि इसमें सम्मिलित करना है, स्थानीय नाम दिए हुए हैं, एक तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। तो मिलान करते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा है दोस्तों वागड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? वागड़ क्षेत्र। डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही माना गया है दोस्तों भौमट और प्रतापगढ़ क्षेत्र में। फिर आबू पर्वत खंड जो आता है वो आता है अर्बुद में। कोटा, बूंदी और बारा आता है दोस्तों इसमें हाड़ौती और उदयपुर जिलों का जो पर्वतीय क्षेत्र आता है उसमें शामिल किया गया है हाड़ौती क्षेत्र को। फिर है दोस्तों कि जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिलों में लिंगानुपात में कमी पाई गई है? तो वो जिले हैं राजसमंद और चूरू। यहाँ पे 2001 से 2011 के बीच में लिंगानुपात में कमी पाई गई थी। फिर क्वेश्चन आता है अपना कि इसमें कथन दिया हुआ है कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। एक कथन तो ये दिया हुआ है दोस्तों। फिर राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। तो फिर दिया हुआ है कि राज्य में जलवायु और उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो इसमें दोनों ही इसमें जो है वो कथन सही माने गए हैं, एस और आर दोनों ही सही हैं कि जनसंख्या वितरण भी असमान है और जो जलवायु और उच्चावचीय कारक हैं उनमें भी क्या होती है, विविधता पाई जाती है। फिर इसमें सम्मिलित करना है कि एक तरफ जिले हैं और एक तरफ क्या है, पर्यटन स्थल है। तो अलवर का अपन मिलान करते हैं किससे? पांडुपोल से। और अजमेर में है वो क्या, सोने जी की नसिया। बीकानेर में आती है अपनी कोलायत और भरतपुर में आते हैं डीग। फिर है दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से जो जिले थे उस टाइम पे उसी हिसाब से पूछे गए हैं। फिर आता है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? तो ये प्रमुख कारक है कच्चे माल की उपलब्धता। ये सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का कारण आता है दोस्तों, कच्चे माल की उपलब्धता। फिर क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कौन से आते हैं आर्द्र में? तो ये है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर। पूछा है कि क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो ये 2 जिलों में विस्तृत है क्षेत्र विकास कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? वो हवा है दोस्तों है ना, हरमटन दवा जो हवा है वो डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। फिर क्वेश्चन आता है
कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है। उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है ये, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में जो गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं बहती हैं, दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, तो ये एक सींग वाले भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कांजीरंगा अभ्यारण्य। फिर क्वेश्चन आता है कि इसमें कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है अपने को। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है और चेन्नई में लौटते मानसून से ज्यादा वर्षा होती है। इसमें ये दोनों ही ऑप्शन सही माने गए थे, ठीक है ना। फिर आता है अपना क्वेश्चन, यदि अंडमान में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है, किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए। किसको किया जाना चाहिए, ये यहाँ पे ऑप्शन डिलीट हुआ था दोस्तों, ये उस टाइम का डिलीट क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर आता है कि भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष कहा जाता है। तो वो वर्ष आता है 1921 का वर्ष, जनसांख्यिकी विभाजन कहलाता है दोस्तों। वन सीमा भ्रंश पृथक करता है, किसको पृथक करता है, ये भी इन्होंने डिलीट किया है। जबकि ऑप्शन बता दूं, शिवालिक से लघु हिमालय को, लघु हिमालय से महान हिमालय को, महान से काराकोरम को, और भारत के महान मैदान को शिवालिक से। ये क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट हुआ है दोस्तों। इसमें दो क्वेश्चन तो आ गए जो डिलीट हुए थे। फिर है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश के साथ लगती है भारत की सबसे लंबी सीमा। फिर क्वेश्चन आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, ठीक है ना, पूर्वी तट है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। फिर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, भारत में मृदा अपरदन की जो समस्या है वो जुड़ी हुई है, इससे जुड़ी हुई है अत्यधिक वर्षा से, वनों की कटाई से, अत्यधिक जो खेती है उससे, या फिर अतिचारण से। तो इसमें ए बी सी डी चारों ही माने गए हैं। जबकि इसमें ऑप्शन अलग प्रकार से पूछे गए थे, जैसे अपन ए देखिए पूछते हैं कि ए बी सी डी आता है, फिर बी में ए सी डी आता है, इस प्रकार से थे। जो मैंने डायरेक्ट लिख रखे हैं कि इसमें चारों ही आए थे दोस्तों। फिर है कि राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें अविश्वास जो प्रस्ताव पारित करते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो वो ए ऑप्शन इसमें है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य आरंभ करने की पूर्व मांगनी होती है। ये इसमें सही माना गया है। फिर है कि अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। ये भी इसमें सही माना था। जबकि गलत इसमें यही है कि प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या की कम से कम 10वें भाग के में समर्थित होना चाहिए। जबकि इसका उत्तर आया था ए। और निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। दोनों तो ये टीकाराम पालीवाल रहे थे, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री। फिर आता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे। वो हैं एक तो जयनारायण व्यास जी और दूसरे हैं भैरों सिंह शेखावत। जबकि बरकतुल्ला खान और मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्री परिषद के मंत्री रहे थे। फिर क्वेश्चन आता है अपना, में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये इसमें पूछा गया है। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे उस टाइम, के पी यू मेनन मुख्य सचिव थे। ये सही है। बरकतुल्ला खान आर डी माथुर, ये इसमें आंसर आया था दोस्तों, ये गलत है। शिवचरण माथुर मदन मोहन, ये ठीक है। जो भैरव सिंह शेखावत टीवी रमनन, ये भी इसमें सही आंसर सही ऑप्शन था दोस्तों। फिर क्वेश्चन है कि इसमें कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं। कौन से काम है जो मंत्रिमंडल की समिति के हैं। वो पूछा है कि केंद्र व राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना, ये है। ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो, ये भी है। तीसरा है कि विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य आंतरिक सुरक्षा प्रभावित ना होती हो। इसमें ये तीनों ऑप्शन आए हैं दोस्तों, तीनों ही सही हैं इसके मंत्रिमंडल के कार्य। फिर क्वेश्चन है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। तो ये सभापति हैं राजस्थान के राज्यपाल। फिर क्वेश्चन आया है अपना कि इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। इन्होंने नहीं है वो पूछा है, सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री दिए हुए हैं और एक तरफ वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया। तो इस प्रकार से मिलान करना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री बाद बनने के बाद में राज्यपाल का कार्य कहाँ पे किया था। तो इसमें मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश,
ये सही है। हरिदेव जोशी त्रिपुरा, ये इसका गलत है। शिवचरण माथुर आसाम और जगन्नाथ पहाड़िया बिहार, ये इसके राज्यपाल रहे थे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थानीय समिति का प्रावधान किया गया था? तो वो है 2000। 2000 में संशोधन हुआ था और पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया था। फिर क्वेश्चन आता है अपना कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे एलेक्जेंडर मूडीमैन, ठीक है ना, मूडीमैन, एलेक्जेंडर मूडीमैन थे यहाँ पे 1919 के अधिनियम के तहत। फिर आता है कि निम्नलिखित में से किसने यह मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक, आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा। ये विचार थे सैमुअल हंटिंगटन के। किसके थे? हंटिंगटन के विचार थे ऐसे। फिर अपना क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई? तो वो थे मोरारजी देसाई। ये प्रधानमंत्री ऐसे थे, मोरारजी देसाई। फिर आता है कि ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1971 में। है कि किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे। ये तीसरा क्वेश्चन है जो यहाँ पे डिलीट हुआ है दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में। फिर क्वेश्चन आता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? तो ये अनुच्छेद 315 में कहा गया है लोक सेवा आयोग के बारे में। फिर आता है अपना क्वेश्चन नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? तो वो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और अध्यक्ष रेल बोर्ड, ये इसमें तीनों आते हैं दोस्तों। फिर अपना क्वेश्चन पूछा गया है आगे, इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ लेखक दिए हुए हैं, एक तरफ पुस्तकें दी हुई हैं। तो जगदीश भगवती जो है उनकी पुस्तक है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फिर आता है जोसेफ स्टिंगलिट्स, तो इसकी पुस्तक है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। और फिर आते हैं उल्रिक बेक, उल्रिक बेक की पुस्तक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। फिर है मिल्टन फ्रीडमैन, इनकी है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। कि निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? निर्विरोध निर्वाचित हुए उनमें दो हैं कि एक तो एस राधाकृष्णन आते हैं इनमें और एक है हिदायतुल्ला। तो इसमें ए और सी आंसर था दोस्तों। फिर क्वेश्चन है कि असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो वर्ष था 1985, असम गण परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? वो देखना है अपने को। एक तरफ अनुच्छेद दिए हुए हैं और एक तरफ शब्दावली है कि 255 एक गय में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी है, राष्ट्रपति की सहमति 18(3) में है और राष्ट्रपति की सिफारिश 113(3) में। और जबकि ये लास्ट वाला गलत बताया, 304 ख में राष्ट्रपति की स्वीकृति, ऐसा नहीं है। फिर है कि अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है 262। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया? कगारवाद का सिद्धांत दिया था जॉन फास्टर डलेस, जॉन फास्टर डलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इनका संबंध भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु है, भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु। 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति हुई थी? वो देश था जॉर्जिया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एचेसन प्लान के नाम से जाना जाता है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव को एचेसन प्लान से जाना जाता है। फिर इसमें सम्मिलित नहीं है वो है कि एक तरफ आधिकारिक यात्रा है और एक तरफ क्या दिए हुए हैं? वर्ष दिए हुए हैं। इसमें से भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा 1979 सही है। फिर है कि भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की 1988 में, ये भी सही है। और चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग ने भारत की यात्रा 1992 में की, ऐसा नहीं है। और चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा हुई थी 1996 में, ये यहाँ पे सही बताया गया है। जबकि ये ली पेंग नहीं आए थे 1992 में। 52वां क्वेश्चन है दोस्तों, 52 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अगर आप बोर भी हो रहे हैं तो कोई इलाज नहीं है, देखना पड़ेगा, ठीक है ना।
फिर है कि बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? वो है ब्राह्मणी बनास योजना। ब्राह्मणी बनास परियोजना जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू यानी प्रथम प्रवेश किया? वो थे खलील अहमद। 2018 की बात चल रही है ये। अभी जो करंट आएगा वो इसी प्रकार का, मतलब अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पहले पूछे हुए हैं करंट के। ठीक है ना। फिर आता है कि हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई? किसके लिए की गई थी? राजकीय चिकित्सालयों के लिए, राजकीय विद्यालयों के लिए। यहाँ पे विद्यालयों के लिए की गई थी। ये करंट के क्वेश्चन आएंगे 2-5। फिर आता है कि भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम? तो ये था राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज। 2018 की पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी गई? तो यहाँ पे 50,000 तक दी गई थी। फिर आता है कि राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क परियोजना मोबाइल ऐप शुरू किया था? तो इन्होंने किया था दिशारी। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों अपना कि राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? वो अवकाश आता है 2 वर्ष का। ठीक है ना। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित नहीं है? वो चूरू नहीं है, धौलपुर, बारां, सिरोही इसमें शामिल थे। फिर क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दुग्ध योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये शुरू की गई थी 2 जुलाई 2018 को। जब जुलाई का 2018 का जो स्टार्टिंग फेज था उसमें की गई थी, 2 तारीख को। फिर आता है कि राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? तो 40.92। 40.92 इसमें प्रस्तावित था। फिर आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004 से 16 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितनी रही थी? तो वो रही थी 3.2%। 3.2%, 3.2। फिर आता है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? क्या है? तो ये है NNPFC। NNPFC। नेक्स्ट आता है अपना क्वेश्चन। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार वर्तमान में आई की गणना का आधार क्या है? तो ये गणना का आधार था 2011 से 2012 वाला। ठीक है ना। ये आधार वर्ष माना गया था उस टाइम। फिर आता है कि इसमें कथनों को पढ़ना देखना है कि राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। ये यहाँ पे सही है। फिर है NNP ज्ञात करने के लिए GNP में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। ये भी इसमें सही है। इसमें एक और दो दोनों कथन सही थे दोस्तों। फिर आता है कि निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में नहीं मिलता है? जमा राशि पर ब्याज मिलता है। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा ये नहीं है। और खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी है। भारत में मुद्रा का कहीं भी आसान हस्तांतरण हो सकता है, ये भी इसमें शामिल था दोस्तों। फिर क्वेश्चन आता है ये। अब ये जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे? तो ये दिए गए सभी विकल्प हैं इसमें कि अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से और अधिगम की संस्थितियों से। इसमें तीनों आते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम समायोजन है, सही है। अधिगम सार्वभौमिक है, ये भी है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय होता है, ये जरूरी नहीं है। जबकि अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है, ये भी इसमें माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों साइको का कि एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उसमें निम्न की पहचान की जा सके। इसकी तो व्यक्तित्व की पहचान के लिए इन्होंने ये परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों अपना कि जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो वह प्रभाव का नियम कहलाता है। ठीक है ना। है कि बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? तो ये संबंधित है अभिवर्ती से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि बुद्धि लब्धि IQ की परिकलन का क्या सूत्र है? तो IQ की परिकलन का सूत्र आता है MA/CA गुना 100। ये इसका जो है वो सूत्र आता है दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। ये बार बार क्वेश्चन आता है IQ का। फिर आता है कि रोर्सा इंक ब्लॉक परीक्षण में शामिल है, क्या क्या शामिल है? इसमें 5 काले व सफेद और 5 बहुरंगी कार्ड शामिल किए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें 5 काले व सफेद होते हैं और 5 बहुरंगी कार्ड होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता हैं। ये है हल। ठीक है ना। प्रेरणा प्रबलन के
फिर क्वेश्चन पूछा था कि 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, तो आईक्यू क्या होगा? तो इसका आईक्यू होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के में परिवर्तन लाती है। किसमें लाती है? व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि और लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? तो ये हैं व्यक्ति विभिन्नताओं के क्षेत्र। ठीक है ना? ये व्यक्ति विभिन्नताओं में आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें गलत युग्म कौन सा है? वो अपने को देखना है। गलत युग्म अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन, ये सही है। और अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, ये भी है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर, ये इसमें मैच नहीं है। प्रयत्न त्रुटि अधिगम, ये थॉर्नडाइक का है, ये भी इसमें सही है दोस्तों। कि बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। क्या प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम और वातावरण प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से थारंडाई के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम क्या है? प्राथमिक नियम है इनका अभ्यास का नियम। थारंडाई का प्राथमिक नियम क्या माना गया है? अभ्यास का नियम माना गया है। फिर क्वेश्चन आता है कि समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है वो सही देखें कि ये संतुलन प्रदान करता है, समायोजन सही है। समस्या का समाधान है, ये भी है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि ये इसमें गलत माना गया है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है, ये भी सही माना गया है। जब समायोजन नहीं होगा तो चिंताएं वगैरह सब आ जाती हैं। नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता की विशेषता होती है, क्या होती है? मौलिकता भी होती है, प्रवाहशीलता भी होती है और लचीलापन भी होता है दोस्तों। फिर क्वेश्चन आता है अपना कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का उदा की उपादेयता है, क्या है? तो इसमें है कि स्वयं के ज्ञान और तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, ये भी है। और बालकों की आवश्यकता की जानकारी भी मिलती है शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता से। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं, कैसे होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, बाल केंद्रित बना दिया है। ठीक है ना? शिक्षा को बाल केंद्रित बना दिया है। फिर आता है गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था? तो इन्होंने किया था 120 तत्वों को शुरुआत में यहाँ पे शामिल किया था दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि मुकाम प्रसिद्ध है, ये जीके का क्वेश्चन है, राजस्थान जीके का, कि मुकाम प्रसिद्ध है किसके लिए? विष्णुइयों के लिए प्रसिद्ध है, मुकाम स्थान है जो। नेक्स्ट आता है कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? महाराव उमेद सिंह फर्स्ट को। यहाँ पे उमेद सिंह फर्स्ट आते हैं, उनको माना जाता है कोटा स्कूल की जो चित्रशैली है उसका उत्कृष्ट साल। फिर आता है कि श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? वो रही है बरड किसान आंदोलन दोस्तों, बूंदी वाला। फिर आता है कि ढोला मारू कहानी में ढोला के विवाह की उम्र क्या थी? जब ढोला और मारू का विवाह हुआ था उस टाइम ढोला की उम्र पूछी है, तो ये थी मात्र 3 वर्ष की। नेक्स्ट आता है कि ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ है वो बांसवाड़ा में आता है दोस्तों। मैं राजस्थान जी के तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों। फिर क्वेश्चन है कि गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है किससे? भीलों से संबंधित है गौरी लोक नृत्य। बाकी पॉलिटिकल के तो इसमें थोड़े कठिन दिए हुए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? वो था जोधपुर, जोधपुर में मनाया था कृष्णा दिवस। फिर आता है कि आबानेरी राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो वही गुर्जर प्रतिहारों के काल के हैं, आबानेरी के और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव। ठीक है ना? गुर्जर प्रतिहार से हैं। फिर है कि किस दुर्ग को गठबिटली नाम से भी जाना जाता है? वो दुर्ग है तारागढ़ किला जो अजमेर का है। ठीक है ना? बूंदी वाला नहीं है, अजमेर वाला बताया इसने। फिर आता है कि पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है, पाबूजी का आता है कोल्लू गांव। ठीक है ना? फिर आता है कि अजमेर मारवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर मारवाड़ का हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जो लास्ट चरण था राजस्थान का उसमें इसको शामिल किया गया था दोस्तों। फिर आता है कि चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ये आता है कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। फिर अपन आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट पेपर करेंगे। नेक्स्ट है कि जिन माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो वो होता है सीकर में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर जाना। ठीक है ना? आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, सभी आपको क्वेश्चन पेपर वहाँ पे सोल्व मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।